तो प्रॉब्लम ये है, आप साइलो की टर्म सुनिए, साइलो मिल। साइलो होती है, ये जो फ्लोर मिल्स है ना, इनको कहीं ना कहीं से गंदम मिलती है, ग्रेन्स। वो ग्रेन्स होते कहाँ पे हैं? वो जब फॉर्मर्स उधर से उसकी कटाई होने के बाद वो कहीं स्टोर होते हैं, उनको साइलो कहते हैं। तो बड़े बड़े ऐसे टावर टाइप होते हैं, वहां ग्रेन स्टोर किए जाते हैं। तो आप कह लें कि मेरा ये प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट स्टेशंस पे साइलोस है। मैंने 3 साइलोस की एग्जांपल ली है। 3 साइलो है, इवन वो डिफरेंट सिटीज में हो सकते हैं। और अगर लाहौर की बात करें तो वो रिमोट एरियाज में, वहां से ग्रेन्स फ्लोर मिल्स तक लेके आना। और फ्लोर मिल्स कितनी है? 4। मैंने 4 का प्रॉब्लम, ये जनरल प्रॉब्लम है। जितने मर्जी साइलस हो, जितने मर्जी आपके मिल्स हो, आप उसको मॉडल कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मैंने ये प्रॉब्लम लिया 3 साइलस 4 मिल्स, और मिल्स पे उनकी डिमांड है, वो फ्लोर इतने ग्रेन्स उनको चाहिए, और वो ग्रेन जब शिफ्ट होंगे, हम अपनी तौर पे एज्यूम कर लेते हैं ट्रक्स में, या और लोडर क्या टर्म यूज कर सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल यूज होता है। चलिए हम ट्रक की यूज कर लेते हैं। तो वो ट्रक्स के अंदर वो लोड होकर उधर जाने, हर मिल की डिमांड है, किसी को 5 ट्रक्स चाहिए, किसी को 15 चाहिए, तो वो डिमांड पहले से अपनी बता देंगी मिल्स कितनी डिमांड चाहिए। अब इस साइड पे साइलो जो सोर्स है, सोर्स साइलो, और वो डेस्टिनेशन है आपकी मिल्स। ये इधर से इकोनॉमिकल वे में उधर लेके जाना है। मसलन आप जब उसको उधर पहुंचाएंगे, फ्यूल कॉस्ट आएगी ना, तो आपने मिनिमम फ्यूल कॉस्ट के साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। स्मॉलेस्ट रूट हो सकता है, कुछ भी हो, हम ये देखना है हर रूट की कॉस्ट होगी। अगर मैं कह दूं कि एक ट्रक यहां से उस मिल तक जाता है, उसकी कॉस्ट ये है, तो ऑटोमेटिकली हम उस प्रॉब्लम को मॉडल कर सकेंगे। अब ये है आपका ट्रांसपोर्ट, एक जगह से कम्युनिटीज को दूसरी जगह पे लेके जाना। और डिमांड हमें पता है इधर हर, अच्छा साइलो की भी अपनी कैपेसिटी होगी, तो इतनी सप्लाई होगी नहीं, तो वो भी लिमिटेड सप्लाई है। तो अगर हमें सप्लाईज का बताओ, डिमांड का बताओ, तो वो कैसे हम पूरी करेंगे? और वो डिमांड और सप्लाई भी पूरी करनी है, और ये चीज मिनिमम कॉस्ट। अदरवाइज मैं तो देखकर कह सकता हूँ कि ये जी 50 ट्रक्स इधर बेच लीजिए, तो मैं अपने तौर पे कह सकता हूँ एक सोल्यूशन तो मैं ऐसे कह सकता हूँ देख के, इतने इधर भेज दो, इतने सबकी डिमांड पूरी होगी। ये कौन सा सोल्यूशन है? अगर मैं ऐसी रफली करके सजेस्ट कर दूं कि देखो जितनी सप्लाई है सारी की सारी मैंने डिमांड भी पूरी कर दी, एक सोल्यूशन तो है। इस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? गुड, फिजिबल तो है, लेकिन और टर्म भी है, ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमल। अभी नहीं आपको पता, मे बी आप तुक्का लग जाए, तो मतलब अब कौन बताएगा कि ये ऑप्टिमल है? ये तो जाहिर है किसी एल्गोरिथमिक प्रोसीजर की जरूरत है। और आम बंदे तो खुद ही कह देंगे जी हम खुद ही सप्लाई और डिमांड पूरी कर देंगे, लेकिन जो स्टूडेंट है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने मैथमेटिक्स को यूज कर, और उसका क्लेम 100% होगा। अदरवाइज जो रिटर्न ट्रायल से कर रहा है वो तुक्का तो लग सकता है, 10 अटेम्प्ट में से 1 ठीक हो जाए, या 100 में से 2-3 अटेम्प्ट ठीक हो जाए, या कोई ज्यादा वली टाइप हो, इल्हाम पीर फकीर हो, तो वो कहे जी मैं 100 में से 25 इतनी परसेंटेज भी हो सकती है, लेकिन 100% क्लेम नहीं होगा। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है वो 100% क्लेम करता है, वो कहता है मैं हर दफा आपको करेक्ट आंसर दूंगा, ऑप्टिमल। तो यही फर्क है एक साइंटिस्ट में और एक मैथमेटिशियन में और एक आम बंदा पेटेंट ट्रायल से। हम इसीलिए उसको ऑप्टिमल वे, तो ऑप्टिमल वे में सॉल्व करने का कौन सा एल्गोरिथम आपको सिखाया हुआ? सिंप्लेक्स मेथड। आपको नाम बताना चाहिए सर, सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा देखिए, आपकी तरफ से जो आंसर्स आ रहे हैं पूछना चाहिए। बिलाल ने अभी कहा एम टेक्निक की हुई है, सिंप्लेक्स मेथड किया हुआ है, और क्या किया हुआ? सर सिंप्लेक्स मेथड। अच्छा देखा, इधर से कोई आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। आपने सिंप्लेक्स मेथड ही सिर्फ किया हुआ है और दूसरा डुअल सिंप्लेक्स। इस एम टेक्निक
वो सिंपलेक्स मेथड ही है, वो सिर्फ है कि ग्रेटर देन को जुगाड़ लगा के सॉल्व। एम टेक्निक है क्या, आपका सिंपलेक्स मेथड चल नहीं रहा था, आप एक जुगाड़ लगाते हो कि जी ये इधर आर्टिफिशियल वेरिएबल इम्बैलेंस किया और पेनल्टी दी और आखिर में निकल गए, बच गए, ये थी एम टेक्निक। तो अभी आपने सिंपलेक्स ऑप्टिमाइजेशन जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसमें आपके पास इतना जबरदस्त मेथड है सिंपलेक्स, ये जब से डिस्कवर हुआ है अब तक इसकी जगह नहीं ले सका कोई, ये रेवोल्यूशन है ऑपरेशन सर्च की फील्ड में सिंपलेक्स मेथड। और डिफेंस के डिफेंस अमेरिकन डिफेंस में एक साइंटिस्ट, उनके डिफेंस में साइंटिस्ट होते हैं, हमारे डिफेंस में फौजी होते हैं फौजी इसलिए कह रहा हूँ, वो तो सोचते ही नहीं है ना, तो उनके डिफेंस में साइंटिस्ट मेथड की, और उस डिफेंस के बंदे ने ऐसी टेक्निक दे दी कि आज तक देखें वो उससे लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपको तो शायद इसका पता ना हो कि आप क्या सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं इतनी काफी है, और कभी फ्यूचर में आपने इसको अप्लाई किया तो फिर आप याद करोगे कि कोई चीज आपको सिखाएगी। अभी तो आप कह रहे होंगे ग्रेड चाहिए, अभी तो स्टेट के अलावा आपके पास, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं। और दूसरी एक और बात मैं बताऊं, वैसे बताना नहीं चाहिए, ऐसा लगता है जैसे टीचर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक जो ट्रू फैक्ट्स होते हैं वो जरूर बताने चाहिए। ये जो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, आप इसी वीडियो लेक्चर को इजी ना लें, मसलन उसको ये ना कहें ये आम यूट्यूब लेक्चर की तरह है कि जी उधर वो भी बता रहे हैं ये भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं। एक लेक्चर को जितनी बातें उसमें मैंने आपको बतानी होती है उससे रिलेटेड, मैं उसका सर्वे कर चुका होता हूँ, तकरीबन 2, 3, 5 मंथ्स तक ट्रायल पे रखता हूँ, डिफरेंट बुक्स से देखी हुई है, डिफरेंट वीडियोस देखी हुई हैं, तब जाके एक मैच्योरिटी के साथ वो रिकॉर्ड होता है। और तभी आप देखते हैं कि यूट्यूब के दूसरे जो लेक्चर्स टॉपिक होंगे 10 मिनट 15 मिनट वॉच आवर्स के लिए होते हैं कि वॉच आवर्स मिले, और मेरा लेक्चर 15 मिनट्स, बहुत ज्यादा मैं जोर लगाऊंगा 45 मिनट से नीचे अभी तक मैं नहीं आ पा रहा। रीजन उसकी क्या है? सारी बातें मैं कहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको इधर उधर उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं ना जाना पड़े, हर चीज उधर ही मिलेगी। और एक टॉपिक को सिंपल वे में ऐसे बता देना, बहुत सिंपल है, 10 मिनट का काम। जब आप उसको ग्राइंड करके बताओगे तो मेरे जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, इनके लिए मेरे टारगेट ऑडियंस पता कौन थे जब मैंने ये डिसाइड किया था? वो थे टीचर्स। स्टूडेंट तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, स्टूडेंट तो पता कि देखो 50 मिनट देख के, आप तो चलो मजबूरी है ना, आपने तो जबरदस्ती, जो दूसरे व्यूअर्स हैं वो आएंगे 50 मिनट्स को देख के हैं? अच्छा नहीं, और भी टिप्स हैं, लेकिन मैं वॉच आवर्स या उस चक्रों में नहीं पड़ता। मेरा फोकस है कि मैंने कॉम्प्रीहेंशन लेके आनी है उस टॉपिक में, और ऑडियंस है कि जो भी उसको सुन रहा है उसको एक सिंगल प्लेस पे उस सिंगल यूनिट के अंदर से वो चीजें मिले। और मैं कमेंट आपको बताऊंगा, मैं एक और सब्जेक्ट दे रहा हूँ और वह डिजिटल लॉजिक डिजाइन, आपका नहीं है, CS वाला है। उसमें एक टॉपिक जो उसके टॉपिक है 10-10 मिनट के, 5 मिनट का एक टॉपिक है, और मैंने 35 मिनट्स में रिकॉर्डिंग, एक 5 मिनट्स में 35 मिनट्स में बोलने वाला क्या मार्जिन हो सकता है, सोचने वाली बात होती है। लेकिन जो उस फील्ड का बंदा होगा वो मैंने कॉन्टेक्ट किया, मेरे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में फास्ट के टीचर्स, यूईटी के टीचर्स और डिफरेंट टीचर्स, वो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में, मैंने उन टीचर्स को वो लिंक्स भेजे और मैंने कहा आप कमेंट करें। क्यों? मेरे ऑडियंस वही थे कि वो इसको देख के मुझे फीडबैक दें कि कहाँ फर्दर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही रहती है। तो उसके फीडबैक में पता क्या आ रहा है मुझे? उसके फीडबैक में जिसको वो समझ आती है, एक ने उसका फीडबैक दिया कि आप हमारे लिए निजात दहिंदा है। और ये वही स्टूडेंट रिमार्क्स दे सकता है जो क्रेजी हो किसी चीज को समझने के लिए और उसको एक सिंगल प्लेस पे उसका सोल्यूशन मिले, वही ऐसी स्टेटमेंट। तो खैर मैं वॉच आवर्स, अभी मुझे 1 साल हुआ है, अभी वॉच आवर्स मिल जाएंगे, बहुत टाइम है। पहले ट्रस्ट उन लोगों को उस टाइम पे उधर लेके आना है जो आके एक दफा 50 मिनट्स का रेस्ट को ले, और फिर अगर उनको मिलता है कि वहां से कोई चीज मिली है तो फिर नहीं वो इधर उधर जाएगा। तो आप, यही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अभी है
ये लेंथी है। अब मैं सोच रहा हूँ ये तो दो घंटे का एक पूरा टॉपिक बनता है, लेकिन इसको मैं डिवाइड करूंगा क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा 30-40 मिनट के इस तरह डिफरेंट। अब आपको प्रॉब्लम बता दिया कि आपका 3 साइलोस और 4 मेल्स है, तो सप्लाई भी हमारे पास गिवन है और आपने डिमांड वहां तक पहुंचानी है। कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे? सिंपलेक्स मेथड, ऑप्टिम। अच्छा, एक आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि जब भी ऑप्टिमाइजेशन की बात हो आप कहें सिंपलेक्स मेथड और किसी से बहस करने लग जाए। कहने का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर है तो हो सकता है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी हो, और उसके लिए मैंने अजम्पशन एक थोड़ी सी आपको ये रिकॉर्ड की हुई है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लीनियर, क्योंकि और भी टेक्निक्स हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व। अभी आपका 4th सेमेस्टर है, 5th में एल्गोरिथम पढ़ोगे आई थिंक आप, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में और भी टेक्निक्स हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। डायनामिक प्रोग्राम, आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो ये भी है डायनामिक प्रोग्राम, तो वो और भी है। तो किसी से ये बहस ना कीजिएगा कि हमारे टीचर ने कहा था कि सिंपलेक्स मेथड, तो नहीं। सिंपलेक्स मेथड अगर आपको वो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन का है और वो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बन सकता है उसका, डेफिनेटली फिर मैं कह सकता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा अगर कोई यूज करेगा कोई चीज, इससे बेस्ट मेथड नहीं है। क्योंकि सिंपलेक्स मेथड की पावर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कितनी पावर है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में वो टारगेट करती है उस सॉल्यूशन। आपने जीपीएस सिस्टम पे जब आप देख रहे होते हो अपना ट्रैक, 2 ट्रैक्स मिलते हैं ना आपको, ब्लू और ग्रे। ब्लू होता है ऑप्टिमल आइट्रेशन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, और ग्रे होता है, ग्रे क्या होता है? नहीं, ऑल्टरनेट होता, उसका टाइम और होता है, उसका टाइम और होता है, फर्क होता है दोनों में। ऑल्टरनेट में तो एक ही, आपको अभी भी सिंपलेक्स मेथड के टेबल के हिसाब से बता सकते हैं, एक ऑप्टिमल है, एक नॉन ऑप्टिमल आइट्रेशन। ये इधर जो स्टूडेंट बैठा है लगता है इससे इतनी ऑपरेशन सर्च आती है जितनी मुझे आती है। जी कौन बात कर रहा है? इसने आंसर दिया है सर मोहम्मद फिजान। मोहम्मद फिजान, पहले भी इसने। आपने क्या आंसर दिया? ग्रे कौन सा होता है? सेकंड लास्ट आइट्रेशन। सुना है? तो इसको ऑपरेशन से एक और स्टूडेंट को मैंने ये वाइवा टाइम मेरी मार्क्स दिए, मैंने कहा आपको उतनी ऑपरेशन, ये देखें आपको स्टूडेंट को ना इनकरेज करना चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मैंने उसको स्टेटमेंट दिया आपको ऑपरेशन से इतनी आती है जितनी मुझे आती है। उसने भी हर एंगल से, जिस तरह से मैंने पूछा, उसने ऐसे जैसे वो हाफिज, वो फीमेल स्टूडेंट है, जैसे हाफिज नहीं होती हाफिजा, वो मेरे यूट्यूब लेक्चर थी हाफिजा है। तो मैं ये नहीं कहता कि उसको हर चीज पता है, कम से कम जो मैंने डिस्क्राइब किया उसको पता है। तो अभी मोहम्मद फैजान ने जो बात की है, ये तो मैंने कहीं यूट्यूब लेक्चर में नहीं दी, लेकिन उसने गेस किया। आप सिंपलेस्ट मेथड में सॉल्व कर रहे होते हैं ना, लास्ट पे आपका ऑप्टिमल आंसर होता है, उससे पीछे वाला कौन सा होता है? जब आप आइटरेटिवली इंप्रूव करते हुए जा रहे हैं, सेकंड लास्ट आपकी क्लोज टू ऑप्टिमल होती है, नियर टू ऑप्टिमल। तो आपका वो ट्रैक देखें जो दूसरा ट्रैक ग्रे होता है, वो होता है कि इसके बाद इसको सिलेक्ट करें, वो सेकंड लास्ट आइटरेशन आप कह सकते हैं। तो नॉन ऑप्टिमल तो है लेकिन क्लोज है। दूसरे पास क्यों नहीं उसने बताया? वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि यही 2 पास हैं, एक मैक्सिमम है, एक थोड़ा सा उससे फर्क के साथ। तो आपका यहाँ पे भी देखते हैं ये प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर सिंपलेक्स मेथड, मुझे आज के लेक्चर में सिर्फ यही बताने में लग जाएगा कि सिंपलेक्स मेथड आपको इधर नजर कैसे आएगा। इधर नजर नहीं आएगा लेकिन लग रहा। तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका तो स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये प्रॉब्लम दिया मैंने, 3 साइलोस। मैं उधर नहीं आ सकता, इन लोगों को भी बता दें। ये देखिए 1 2 3 ये साइलोस है और ये मेल्स हैं 4। 1 सप्लाई 15, यानी 15 ट्रक्स अवेलेबल है। इनकी प्रोडक्शन इतनी यानी ये करें इनके इतने पास ग्रेन्स हैं इतने, वो 15 सप्लाई डेली कर सकते। इसके पास 25 की सप्लाई है और इसके पास 10 की। इस मिल को छोटे साइज की यूनिट होगा 5 चाहिए, 5 ट्रक्स ग्रेन्स की। इसको 15 15 और 50। अब ये देखें ये डिमांड ऑल पॉसिबल क्या होता है, ये जो है साइलो, ये हर एक को सप्लाई दे सकता है। मैंने 4 एरोस लगा दी, भी दे तो सकता है ना, वो बाद में देखेंगे कि किसको दे सकेगा ऑप्टिमली,
ऑप्टिमल वे में और किसको कहेगा नहीं रहने दे। तो इसके पास भी ऑप्शन 4 को देने के, इसके पास भी, लेकिन आंसर क्या है, मैं आंसर इसका दिखा देता हूं जो फर्स्ट हम सॉल्व करके लेते हैं। मैं जरा आंसर दिखा देता हूं। ये आंसर है जो अभी ऑप्टिमल नहीं है। एक आंसर है क्या, ये जो साइलो 1 है, मैंने कहा पहले आंसर दिखाया जाए फिर सॉल्व करते हैं। ये साइलो 1 है, 15 है, और हमने ये सॉल्यूशन दिया। ये आप सॉल्यूशन खुद से भी कह सकते हैं, एक मैंने मेथड यूज करके ये दिया। 15 में से मिल 1 को देगा और 10 इसको देगा, तो ये सारी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 5 इसको मिल गई, इसकी डिमांड पूरी हो गई। 10 इधर से मिले, इसको 5 और चाहिए, वो 5 इधर से मिले, इधर 25 है, 5 15 5, तो ये 5 जाके इधर, ये 10, इसकी भी डिमांड पूरी हो गई। और इधर देखें, इस 25 में 5 इधर चले गए, 15 ये 5 ये, और इसने क्या करने 10। अदरवाइज हर एक साइलो हर एक को सप्लाई कर सकता था, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन सजेस्ट किया, हमने कहा इस तरह से सप्लाई और डिमांड पूरी की जा सकती है। तो आपको नजर आ रहा है सारी सप्लाई मिल्स तक जा रही है। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है ऑप्टिमल वे में, और ऑप्टिमल वे में सिंप्लेक्स मेथड के जरिए। ये वो सॉल्यूशन तो हो सकता है ब्रूट फोर्स का। आप ब्रूट फोर्स स्टार्ट पे मैंने एक टर्म यूज की कि जो आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए विदाउट मैथमेटिक्स जब आप यूज करते हुए सॉल्व करते हो, तो वो ब्रूट फोर्स होती है। ब्रूट होती है सक्सेसफुल अटेम्प्ट, बस अच्छी अटेम्प्ट इसका नहीं पता। सक्सेसफुल अटेम्प्ट को आप कहते हो, जो आपने सॉल्व कर लिया वो ब्रूट फोर्स है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे आता है, और ये भी नॉन ऑप्टिमल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसको ऑप्टिमलिटी की तरफ लिखना है। तो अच्छा, ये देखें, प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। इनके वेरिएबल्स पता कैसे होंगे, जरा देखें। उस सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता था, x1 x2 x3 ऐसे वेरिएबल चलते थे। जरा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। मैं मेल्स, और अगर मैं इसी जो अभी शेप थी ना मेरे पास, अगर मैं इसको इधर ही प्रॉब्लम को रखूं तो मैं इसको सॉल्व ना कर पाऊं, सिंप्लेक्स मेथड नहीं लग सकता। मैंने क्या, उस साइंटिस्ट ने जिसने ये आइडिया दिया, उसने इस सारे प्रॉब्लम को ना साइलो और मिल्स को टेबल के अंदर स्ट्रक्चर कर दिया। ये जो 1 है ये साइलो 1, यानी ये रो साइलो 1, ये 2 साइलो 2 साइलो 3, और कॉलम्स को उसने मिल्स कह दिया। मिल 1 मिल 2 मिल 3 मिल 4। अब देखें, अभी हमने पता क्या किया था, साइलो 1 ने मिल 1 को कितनी क्या डिस्ट्रीब्यूशन दी थी, 5। तो एक और चीज कर लेते हैं, ये साइलो मिल्स, मैं पूरा प्रॉब्लम ले आता हूं, फिर आपको समझाने में स्ट्रक्चर बता देता हूं। अब देखें, सप्लाई भी सामने आ गई। साइलो 1 है, 15 सप्लाई इधर लिखने में कंजस्टेड होता है, इधर लिख दिया सामने, तो ये साइलो 1 की सप्लाई है। 2 की 25, 3 की 10, और जो मिल्स की डिमांड है वो हमने नीचे लिख दी बॉटम पे। अब आप देखें, इस साइलो 1 में हमने जो सॉल्यूशन निकाला था, अब सारी पॉसिबिलिटीज है। ये मिल 1 को दे सकता है इधर कुछ, साइलो 1 2 को अगर देगा तो इधर लिखा जाएगा, 3 को देगा तो एक रो में पूरी वो इंफॉर्मेशन आ गई जो एरोस के साइड में। तो स्ट्रक्चर देखिए कितना जबरदस्त बना। अब इस स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, ये 2 तमाम मिल्स और ये 3 तमाम मिल्स, क्योंकि रो और कॉलम्स हैं तो वेरिएबल अब इसमें डिफरेंट नेचर का होगा। यानी साइलो 1 मिल 1 को जितनी सप्लाई उसने दी है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है ना, उस वेरिएबल का नाम उसी हिसाब से रखेंगे। एक्स वेरिएबल होगा, रो कॉलम, रो 1 कॉलम 1 x1 1, तो इनके वेरिएबल्स आसानी से आ जाएंगे, ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स x1 1 1 2 1 3 1 4, और ये वेरिएबल 2 3 2 1 2 2 2 3। और वो स्ट्रक्चर क्या था, उसमें तो जस्ट x1 x2 1 1 नहीं था। तो ये प्रॉब्लम टोटली डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है इसके लिए सिंप्लेक्स मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब हमने क्या करना है, ये गिवन है प्रॉब्लम, तो जरा समझ लें।
3 साइलोस पहले से आपको पता है, 4 मिल्स, आपने बॉक्स का साइज पता चल गया आपको, 3 रोज 4 कॉलम्स। सप्लाई आपको अगर बता दी जाए हर साइलो की तो आपने उनके सामने लिख दी। डिमांड हर मिल की ये भी गिवन, आपने ये लिख दी। और इनसाइड आपने क्या करना है, वो वेरिएबल्स आपने खुद से प्लेस करने कि ये इस बॉक्स का जो वेरिएबल होगा x11, इसका x12, और ये जो रेड, ये कॉर्नर में रेड, ये क्या चीज हो सकती है, ये उस की यूनिट कॉस्ट है। एक ट्रक अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है जितना फ्यूल लगता है, ये उसकी कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट का है। मैंने हमने 5 ट्रक्स थे ना, 5 दिए थे उसको, तो ये यूनिट कॉस्ट है 10 पर ट्रक पर यूनिट। और 5 अगर आंसर होगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50। तो ये कहने का मतलब है हर एक सेल के ऊपर वो देखिए, ये $10 कॉस्ट है, ये $2 हो सकता है। साइलो 1 से मिल 1 जरा ज्यादा डिस्टेंस पे हो, या डिस्टेंस कम भी हो, जरा खड्डे शड्डे हो और रास्ता बहुत, तो आपका फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आ रही हो। तो आपको अगर मैं फ्यूल कॉस्ट भी बता दूं कि हर साइलो से उस मिल की ये फ्यूल कॉस्ट है, ये डेटा मौजूद हो, सप्लाई आपको हर साइलो के एंड पे सप्लाई और हर मिल के एंड पे डेस्टिनेशन, तो यही डेटा बनता है और यही स्ट्रक्चर बेस्ट हो सकता है। इसको वो सिंपलेक्स टेबल में लेके नहीं आ सकते, उस तरह से नहीं होगा। ये चीज क्लियर होगी। स्ट्रक्चर उधर मैंने पहले नोट्स के तौर पे दिखाया था, हमने इसको टेबल में लेके गए। क्यों, टेबल में सिंपलेक्स मेथड लग जाएगा। जब आप सीख लोगे ना ये सिंपलेक्स मेथड, फिर मैं आप मुझसे कुछ स्टूडेंट दोबारा मुझे रिमाइंड करवाए, मैं फिर कंपेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या ये सिंपलेक्स मेथड इन नोड्स पे लग सकता था, क्योंकि एक्चुअल तो नोड ही इसका जो असल स्ट्रक्चर था नोड है। ये तो बाद में हमने सिंपलेक्स वाले ने ये आइडिया दिया, नहीं इसको टेबल बना दो तो सिंपलेक्स लग जाएगा। जब हम सॉल्व कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि ये क्या वो सूटेबल था, तो हमें नजर आएगा कि यही सूटेबल। जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अभी तो कोई सोल्यूशन नहीं, सबसे पहले आप क्या करते होते थे सिंपलेक्स में, स्टार्टिंग सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे, फिजिबल स्टार्टिंग फिजिबल सोल्यूशन। इसका फिजिबल सोल्यूशन वो होगा जो सारी सप्लाई को उधर हैंड ओवर कर देगा, सप्लाई और डिमांड बैलेंस रखेगा। तो एक मेथड करते हैं, उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आप भी कोई, इन्होंने 3 मेथड्स दिए हुए, टाइम कितना रह गया, अभी 14 मिनट से। इन्होंने 3 मेथड्स आपकी बुक में है, एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, दूसरे का नाम है लीस्ट कॉस्ट, और तीसरा है वैम वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम अभी दूसरे मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इजीएस्ट मेथड होता है, इससे पूरा सिंपलेक्स सॉल्व करेंगे। और फिर मैं आपको कहूंगा कि आप ना लीस्ट कॉस्ट भी सिखा दूंगा आपको और वॉगल, फिर आपके ऊपर है कि आपको कोई प्रॉब्लम दूं आपकी। अगर आपको नहीं कहा गया कि कैसे करना है, अब स्टार्टिंग सोल्यूशन के लिए आपकी ऑप्शन है वॉगल ले, वॉगल अप्रोक्सीमेशन ले, लीस्ट ले या नॉर्थ वेस्ट। अच्छा इसमें भी बड़ी रॉकेट साइंस है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन जब आप इसको एंटरिंग लिविंग करके ऑप्टिमलिटी तक जाएंगे ना, नंबर ऑफ आइटरेशन ज्यादा लगेगी। लीस्ट कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट से ज्यादा अच्छा है, उसमें उससे कम आइटरेशन लगेगी। और वैम में तो और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, यानी आपको जो प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट 4 आइटरेशन में कर रहा है, हो सकता है वैम 2 आइटरेशन में सॉल्व करे। लेकिन वैम खुद जब उसको अप्लाई करेंगे तो अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ले लें स्टार्टिंग पे, वो पे कर लें, तो नंबर ऑफ आइटरेशन आपकी कम बनेंगे। तो खैर तीनों मेथड मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम इस प्रॉब्लम को 3 और 4 लेक्चर्स तक लेंगे, नॉर्थ वेस्ट से लेके चलते। तो नॉर्थ वेस्ट सबसे आसान है, आप खुद भी ये अभी भी आप देखें, अभी भी आप कह सकते हो सर इस तरह से सप्लाई कर दें तो सप्लाई और डिमांड फुलफिल हो जाएगी, आप दे सकते हो ना आंसर। लेकिन वो आपका जो आंसर है वो भी एल्गोरिथम होगा या नहीं, ये बता दें। आप अगर अभी मुझे देख के बताएं सर 5 उधर दे दें, 2 उधर दे दें, 18 उधर दे दें, ऐसे कर सकते हो ना। तो बताएं वो जो आपने मुझे सजेस्ट किया और वाकई सप्लाई और डिमांड पूरी हुई, उसको एल्गोरिथम कहा जा सकता है? क्यों नहीं कहा जा सकता?
नहीं, वो आपकी एक सिंगल अटेम्प्ट है। हाँ, अगर आपने माइंड में कुछ स्कीम सोच के ये बताया है, फिर वो एल्गोरिथम है। आपके माइंड में स्कीम आई, एल्गोरिथम पता क्या होता है, जब मैं अगली दफा कोई और प्रॉब्लम दूं, फिर भी आप उसी स्कीम को यूज करते हुए वो आंसर करें। फिर क्या, क्यों? नंबर ऑफ स्टेप्स आपके माइंड में है। तो एल्गोरिथम आपने अभी पढ़ना है, मैंने उसको आपको एल्गोरिथम की डेफिनेशन बता दी। एक फाइनाइट सीक्वेंस होती है स्टेप्स की। तो अभी अगर आपने कुछ स्कीम माइंड में बना ली, जो मैं अभी स्कीम आपको नॉर्थ वेस्ट की बताने लगा हूं, इस तरह आपके माइंड में कोई और स्कीम आ जाती है, तो फिर आप कहेंगे मैं इस स्कीम के तहत, और वो आपकी एल्गोरिथम पता कब होगा, वो स्कीम हर प्रॉब्लम पे फिट आए। ये नहीं कि एक पे चले दूसरे पे नहीं। आप स्कीम सक्सेसफुली तभी होगे ना कि अगर आपने ऐसी स्कीम बना ली कि वो जो भी अब मैं प्रॉब्लम इधर सामने रखूंगा, आपकी वो स्कीम सप्लाई और डिमांड पूरी कर देगी, फिर तो है। लेकिन अगर आपकी स्कीम कुछ में कर दे कुछ में नहीं, फिर वो एल्गोरिथम नहीं। तो ये चीजें जहन में रखिए। अच्छा, ये जो देखें, यही बात होती है कि जो मैं अभी 10 मिनट से एक प्रॉब्लम ही नहीं शुरू किया, इधर उधर की बातें, ये करना जरूरी है। आप कंप्यूटर साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो पत्तों की यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रहे, तो आप कम से कम आपको एक चीज डिटेल नॉलेज होना चाहिए हर एंगल से टीचर आपको। और यही वजह है कि वो मेरे बारे में स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपका लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो जरूर इसको मैं मानता हूं और मुझे पता है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस कौन सी होती है भाई? जो क्रेजी हो, जो उसके बारे में हर एंगल से बात सुनना चाह रहे हो। हाँ, सेमेस्टर में ग्रेड लेने वाले भी होते हैं, वो नहीं, ये सीखने वाले हो। और इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स की परवाह नहीं करता जो बोर हो रहे हैं। कुछ लोग सो रहे होते हैं, मैं उनकी भी परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरी ड्यूटी में शामिल है। जो चीज मुझे पता है, मैं उस प्रॉब्लम को हर एंगल में आप तक, ये मेरी ड्यूटी में शामिल है। अगर मुझे कुछ पता है और मैं सारी बात नहीं बता रहा, इट मीन्स मैं कुछ छुपा रहा हूँ, कहता हूँ मेरा स्टूडेंट मुझसे ज्यादा ना सीख जाए। ये हो सकता है। खैर, चलते हैं इधर वापस। मुझे भी मेरे इधर टीचर्स ने भी यूट्यूब चैनल विजिट किया और कह रहे इसको जरा कम करो, तब वॉच आवर्स मिलेगी। मैं इधर से सुनता हूँ, इधर क्यों? जैसे ही मैंने यूट्यूब, देखिए जब भी आप कोई चीज बनाते हो ना, तो पहले अपने माइंड में आपके कोई बात होती है जो आपको उधर लेके आ रही होती है कि आपको ये अटेम्प्ट लेनी चाहिए। तो पहले से ही रूल्स डिफाइंड है कि ये क्यों बनाया है। ये वॉच आवर्स के लिए नहीं बनाया, ये कुछ ये है कि मरने के बाद भी सदका जारी है, फीलिंग्स है ना आपकी। खैर, इधर आते हैं। अब आप मैं स्कीम बताने लगा हूं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है इन पूरे सेल्स? सेल नंबर बता रहे, नॉर्थ वेस्ट पता है ना? ये देखें, ये नॉर्थ है अगर डायग्राम में, और ये वेस्ट है। कौन सा कॉर्नर बने? सर फर्स्ट सेल, वो कॉर्नर। तो आपने जिस सीक्वेंस से सप्लाई और डिमांड पूरी करनी है, और वो स्कीम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। जब भी लेना है उसको लेना है। तुम ये भी तो हो सकता है आप मैंने पहले इसको फुलफिल कर लेना, वो स्कीम तो नहीं है ना, तो ऐसे हिट एंड ट्रायल की अटेम्प्ट है। तो मैं स्कीम मैंने बना ली। हर दफा जब भी मैं कोई ये डिमांड पूरी करने लगूंगा, तो मैं नॉर्थ वेस्ट, ये देखें मैंने शेडेड कर दिया। और ये देखें, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, और इसलिए बता रहा होता हूँ कि आप पढ़ें। आपको मोटिवेट करने के लिए ये बातें रुक रुक के बता, लेक्चर सेट के बताने शुरू हो जाता हूँ। हमारा स्टूडेंट 21st सेंचुरी का स्टूडेंट मोटिवेट बहुत मुश्किल से होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा जोर मेरा इस पे लगता है। ये जो मैंने स्लाइड्स अभी दिखा रहा हूँ, इससे पहले ये फर्स्ट टाइम मैंने संडे नाइट को मैंने ये स्लाइड्स बनाई, क्योंकि मंडे को मेरा लेक्चर था। इससे पहले ये मैं एमफिल लेवल तक, एमएस लेवल तक ये सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। मैं बुक से ही पढ़ाता होता था, ऐसे बुक दिखाई पढ़ा दिया। लेकिन बीएस के स्टूडेंट को आपको जब, और खास तौर पे ऑनलाइन में, आप बुक से पढ़ाओगे नहीं समझ आए। तो मुझे वो एफर्ट करनी पड़ी। और ये मैं रात 10 बजे बैठा, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप देखो अगर टीचर ने स्ट्रगल की है तो आप पढ़ने की स्ट्रगल जरूर करो। रात 10 बजे बैठा हूँ और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। सुबह 3:30 बजे ये मुझे स्टार्टिंग सोल्यूशन और एंट्रिंग वेरिएबल का काम हो गया था। इतना था, आगे मैंने कहा था 1 घंटा सो जाता हूँ, फिर 4:30 फिर नमाज के लिए उठना होता है, फिर करके, और फिर 1 घंटा सो के मैं आके क्लास पढ़ा रहा हूँ 9:30 बजे। तो अभी भी आज शायद आज कल वेडनेसडे मेरा ऑफ होता है, कल सारा दिन इस प्रॉब्लम को कंप्लीट करने में लगेगा। ये एनिमेशन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो ऑनलाइन है
खास तौर पे उनके लिए। आपको तो मैं इधर बोर्ड पे समझा सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन के लिए एनिमेशन इसीलिए देखा होगा आप, मैं स्लाइड्स में जो यूज कर रहा हूँ, पर्पज ये उसका टारगेट ऑनलाइन यूट्यूबर्स, यूट्यूब हो या यूएमटी के ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक ही बात है। नॉर्थ वेस्ट ले लिया सर। इस सप्लाई कितनी है इसके पास? 15। और मिल भी सिलेक्ट हो गई है ना, साइलो 1 मिल 1। डिमांड कितनी है मिल की? 5। तो देखो अभी इस साइलो के पास ऑप्शन है, वो क्या तू तो फारू है, 5 उसको दे। तो आपके पास रूल पता क्या होगा, 15 इधर है उधर 5 है, उसमें से 2 मिनिमम है वो इस ब्लॉक के अंदर फिल कर। तो मैं क्या करूंगा, ये 5 दे, उनमें से मिनिमम किया क्या है, मेरे पास 15 की सप्लाई थी, साइलो ने 5 एलोकेट कर दिया मिल 1। तो अब सप्लाई कितनी रहेगी? 10। डिमांड मिल की कितनी रहेगी? 0। इट मींस आपने अपडेट करना है डिमांड और उसको। तो ये देखें एनिमेशन के साथ आप आसानी से अंडरस्टैंड। मैंने देखें सप्लाई 10 कर दी क्रॉस करके, और उधर से बात जो आपने उधर दिया 5 वो इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दे, उसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दे। अब गौर करें, क्या ये कॉलम, अब इस कॉलम की जरूरत है, क्यों? इसको 1 को 5 चाहिए था, साइलो 1 से मिल जाए, साइलो 2 से मिल जाए, या साइलो 3 से मिल जाए। जब इसकी पूरी डिमांड पूरी हो गई है तो अब कहीं से भी इसको, ना तो इधर से ना इधर से, इस सेल में कुछ नहीं आ सकता। तो आपने जिसकी डिमांड 0 हो जाए या सप्लाई 0 हो जाए, अगर डिमांड 0 हो जाए तो कॉलम को क्रॉस कर दें, और अगर सप्लाई 0 हो जाए तो वो रो को क्रॉस कर दें, ताकि हमें कंफ्यूज ना करें। आप इसको, हम जब स्टूडेंट होते थे हम क्रॉस लगाते थे, ये ऐसे करके, बड़ा डिजाइन रहा है हमारा, ऐसे ऐसे करके, और डिफरेंट कलर्स, आपको पता चलेगा आगे जाके शायद कलर्स में भी यूज करनी पड़ेगी। तो मेरे पास थे कि मैं ऐसे शो कर दूं। अब आपके पास अवेलेबल डेटा क्या है? अगेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अगली एलोकेशन करनी है। अब कौन सा सेल है? वही कॉर्नर लेना है आपने, 1 2। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है 1 2, ये सेल होगा। और अभी 15 डिमांड है, नीचे देखें, और 10 सप्लाई है, दोनों में से मिनिमम को सिलेक्ट कर दे देने। यानी 1 कहेगा और भाई मुझसे सब कुछ ही ले लो, उसकी 15 डिमांड है, वो कहेगा अभी भी तेरा पेट नहीं भरना, ये 10 ले लो। तो 10 उसने एलोकेट कर दिया। तो 10 एलोकेट की, इधर सप्लाई खत्म, 1 का ये आपने 10 माइनस कर देने दोनों में, नीचे 15 में से भी, और 10 का 0 हो जाएगा, सारी की सारी इसकी सप्लाई चलेगी। और डिमांड इसको 10 मिला, अभी 5 रहती है। तो ये देखिए 5 और 0, किसको क्रॉस करना? रो को। क्यों? देखिए ये जो सप्लाई इसने करनी थी, इसने या तो इसको देना था, या इसको या इसको या इसको, लेकिन 15 ही देनी थी ना, 15 वो दे चुका है, और ये 0 बताएगा। इसका कंप्यूटर सोल्यूशन यहाँ तो हम देख सकते हैं ना, कंप्यूटर सोल्यूशन हो तो 0 को हम देख के डिसाइड करते हैं कि जिसका 0 उसको, और अगर नीचे भी 0 आ जाए ऊपर भी 0 आ जाए फिर क्या करेंगे? आपने वर्ड सुना होगा, मैंने वाइवा में कुछ लोग इस पर टाई आ जाती है, टाई को कैसे ब्रेक करते हैं? मिनिमम रेशियो में सेम आ गई थी, कोई भी ले सकते हैं सर। टाई के लिए मैंने आपको वो आंसर करना चाहिए जो मैंने आपको बताया हुआ सर डी से रेसी, टाई को आर्बिट्रेरली ब्रेक कर दें, आपके पास ऑप्शन है जिस मर्जी को कर दें, उसमें आप कॉलम को इधर क्रॉस कर दें या रो, एक को कर दें, ठीक है। अभी फोर्थ सिचुएशन नहीं, अगर आए तो फिर ऐसे कर। तो आपने रो 0, ये देखें 0, ये आपका। नेक्स्ट, अब कॉर्नर कौन सा आएगा? ये वाला। अच्छा वैसे नॉर्थ वेस्ट का पता है ना, यही बनता है, ऐसे तो नहीं मैं बता रहा हूँ, और आप भी साइन लोगों के पता नहीं, टीचर अगर मैंने कुछ और कह दिया तो टीचर कहेगा पता नहीं, इसको पता ही नहीं है अभी तक। ऐसी बात नहीं, अगर नहीं पता, मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ, अगर आपने कुछ सीखना है तो साईं बन के सीखो। क्यों? साईं का मतलब है आपको कुछ नहीं पता। जब आपको कुछ नहीं पता आप टीचर से क्वेश्चन करोगे, फिर ही लर्निंग। मुझे आज तक याद है एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, मुझे सारी क्लास हंस पड़ी, स्टूपिड क्वेश्चन था, सारी क्लास हंस पड़ी।
और वो फ्लैट फीमेल स्टूडेंट फ्लैट रही, कुछ उसके माइंड ये ना उसने माइंड किया ना कुछ किया। थोड़ा जब मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो मैंने स्टूडेंट सारी क्लास को बताया, अगर ये स्टूपिड क्वेश्चन ना करते तो ये बात आपको ना पता चलती जो अब सबको पता चलती। और उस स्टूडेंट फिर स्माइल दी उसने कि उसको पता चला कि हाँ मेरा स्टूपिड क्वेश्चन ही इन स्टूपिड लोगों जो हंसे हैं मुझ पे, इनको अब समझ आए। तो बाज दफा आपको सीखना है तो साई बनना सीखें, जो भी माइंड में आता है स्टूपिड क्वेश्चन जरूर करें, तब आप सीखेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर वो यही रहेंगे कि पता नहीं टीचर क्या कहे, पता नहीं साथ वाले क्या कहेंगे, इस तरह लर्निंग नहीं होगी। इवन मैं टीचर हूँ, एक जगह वर्कशॉप हो रही थी तो मेरे माइंड में स्टूपिड क्वेश्चन फिर रहा था, और मैं अक्सर स्टूडेंट को खुद टीच करता हूँ तो स्टूपिड क्वेश्चन करें, तो मैंने किया और किया तो मुझे जो क्लैरिटी आ जाती है क्वेश्चन के बाद, नहीं तो वो स्टूपिड क्वेश्चन सारी लाइफ घूमते रहना था। चलें जी, अब आप नॉर्थ वेस्ट का पता चल गया ना, ये बनेगा। और क्या एलोकेट करेंगे? 25 5 और इधर क्या हो जाएगा 0 और इधर 20। किसको क्रॉस करेंगे? कॉलम 0 नॉर्थ वेस्ट 20 15 क्या करेंगे? देखें एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो उसको यही बात की थी, ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन में आता है। 15 दे दें, इधर 0 कर दें, इसमें से 15 माइनस 5, ये क्रॉस होगा 5 10 5 एलोकेट होगा, इसको 0 और ये 10 क्रॉस किसको? इसको करेंगे, रो को 10 10 दोनों में से किसी को क्रॉस कर दें, आखिरी टर्न है 10 दे दें और दोनों 0 और प्रॉब्लम है। अब गौर करें, सॉल्यूशन आ चुका है। जो पहले था कि इतनी सप्लाई, सॉल्यूशन क्या है? साइलो 1 मिल 1 को 5 और मिल 2 को 10, इनको कुछ नहीं मिल रहा। साइलो 2 इसको तो जरूरत ही नहीं है, मिल चुका है 5 15 5 25 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। साइलो 3 10 का 10 इसको मिल गया। आप इधर भी देखें, इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। 5 था, सारा का सारा साइलो 1 से मिल गया। इधर देखें 10 15 था, साइलो 1 से 10 लिया, साइलो 2 से। तो पूरी साइंस है इसके अंदर, ये जो सोल्यूशन है। अब हमें सोल्यूशन मिल चुका है। फ्यूल कॉस्ट कितनी है? कितनी कॉस्ट पड़ेगी मुझे? एक यूनिट की कॉस्ट है 10 5 कितने होंगे? 50 10 इंटू 2 20, ये तो है ही नहीं, वो तो देना ही कुछ नहीं है। देखिए हर एक मिल अब ले रही है, लेकिन किस साइलो से ले रही है वो सोल्यूशन बता रहा है। तो अब आप देखें, इन सबको जो आपके पास है इनको मल्टीप्लाई कर दें तो जो आपके पास एग्जैक्ट फिगर आएगी वो आपका z है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ये मिनिमम प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमम? मैक्सिमम हो सकता है कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? नो, क्यों? इधर तो है ही कॉस्ट की बात, इधर तो प्रॉफिट का चक्कर ही नहीं है। तो कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट थी इसमें ऑब्जेक्टिव, मिनिमम प्रॉब्लम, तो इसकी कॉस्ट इधर से निकल आएगी। हाँ, ये मिनिमम है या नहीं ये नहीं बता सकते, क्यों? अभी स्टार्टिंग सोल्यूशन है, ऑप्टिमल है या नहीं इसका नहीं हमें पता, तो इसका मतलब है आगे ऑप्टिमलिटी तक हम जाएंगे। एक ये बात। सर जो मिनिमम हो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल ही होगा सिर्फ? सॉरी दोबारा से। सर जो हम इसमें मिनिमम फाइंड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, वो इन टर्म्स ऑफ फ्यूल ही बचाना होगा या कुछ और भी फैक्टर्स होंगे? फिलहाल इस प्रॉब्लम में इन टर्म्स ऑफ फ्यूल है, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। आप मिनिमम टाइम भी ले सकते हो, जैसे जीपीए जो तुम वेरी कर सकता है। इस प्रॉब्लम में मिनिमम फ्यूल है। आपने क्वेश्चन ठीक है वैलिड किया है, तो ये कहीं ये ना कुछ स्टूडेंट समझ ले ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ओवरऑल देखा जाए तो मिनिमम फ्यूल ही होता है। हाँ, उसके लिए ज्यादा रीजनेबल वर्ड है मिनिमम कॉस्ट ले लें। कॉस्ट किसी फ्यूल की भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, आपने देखा सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट हो चुका है। बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से? एक तो ये भी तो होता है ना, स्टार्ट पे आपने देखा था सिंपलेक्स में कॉलम मैंने बनाया हुआ था कि ये बेसिक वेरिएबल्स हैं और बाकी नॉन बेसिक है।
तो इसमें कौन से बेसिक वेरिएबल है? बेसिक की डेफिनेशन क्या है? नॉन जीरो नॉन जीरो सर। जिसका कोई सोल्यूशन वैल्यू, सॉल्यूशन होगा। ये वेरिएबल है x11, क्या वैल्यू है इसकी? 5। बेसिक Yes, और sir. नॉन बेसिक? बेसिक 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 जो नॉन एम्प्टी बेसिक बॉक्स है 0 है, तो x130 बेसिक की वही डेफिनेशन। आपके ये जो अभी आपने वेरिएबल्स फाइंड आउट किए ये बेसिक है। हाँ, आगे जाके ऑप्टिमल लेवल में आपने देखा होगा बेसिक कुछ होते हैं नया एंटर हो जाता है, इधर से किक आउट कर देता है, तो कोई और ये जो एम्प्टी सेल्स हैं ऑप्टिमैलिटी हो सकता है कोई इनमें से बेसिक बन जाए और इनमें से कोई नॉन बेसिक बन जाए, वो एंटरिंग लिविंग मैकेनिज्म चलेगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं जरा कॉस्ट बता दूं आपको, कॉस्ट कैसे निकालनी, ये बेसिक वेरिएबल्स ऐसे बता दिए। स्टार्टिंग सॉल्यूशन ये नॉर्थ वेस्ट से लिए और लीस्ट कॉस्ट या वैम वोगल अप्रोक्सीमेशन अपने तरीके से ये निकालेगा। वो जरूरी नहीं कि वो यही निकाले, वो इसी तरह सप्लाई डिमांड, लेकिन वो और सेल्स में कुछ और वैल्यूज के साथ आंसर करें। ये अब आप आंसर आप लिख सकते हो, ये 5 है, ये वो कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट जो सेल के अंदर लिखी। अब जी आपका क्या था, जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनको ही मैंने शामिल कर दिया, नॉन बेसिक इधर शामिल ही नहीं किए। C11 x11 12 x12 बाकी तो नहीं थे, तो मैंने वो सारी कॉस्ट को उस वेरिएबल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये आपकी स्टार्टिंग सॉल्यूशन की कॉस्ट बन रही है $520। तो इस तरह का हमें आंसर एंड पे चाहिए। तो हमने अब देखना है कि ये स्टार्टिंग सॉल्यूशन की कॉस्ट है, क्या इससे कम कॉस्ट, देखिए काम वही है सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन हमने देखना कि अगर और सॉल्यूशन है वो सप्लाई और उसको फुलफिल करके क्या इससे कम हो सकता है। यही तो अब साइंटिस्ट की बात आ गई, मैथमेटिक्स का यूज करते हो आप एक ऐसा एल्गोरिथम दें जो हर दफा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और वो है सिंपलेक्स मेथड, वही हम लगाएंगे। तो अभी सिंपलेक्स मेथड की स्टार्टिंग आइटरेशन हमने ली है, सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट नहीं है। इधर टाइम मुझे नजर आया कि 16 हो गए, तो ऑनलाइन स्टूडेंट से कहते हैं 5 मिनट्स ले सकते हो भाई? यस सर। कोई स्टूडेंट अगर कहता है कि सर नहीं मुझे असाइनमेंट करनी है तो बता सकता है, मैं रुक जाऊंगा यहीं पे स्टॉप। नहीं सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं सर आप कंटिन्यू करें। सर अटेंडेंस लगा दें। ये कंडीशनल ऑफर है। यस सर। अच्छा कह रहे यस सर। अच्छा अब आप देखें सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले हम ना एक मेथड और यूज करेंगे। पहले देखेंगे ये ऑप्टिमल है या नहीं, अगर ऑप्टिमल है तो स्टॉप कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे। एंटरिंग वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, हमने एक मेथड सीखना है। अच्छा बात एक और सुनिएगा, जब एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं जी आपके पास है, कौन सी ऐसे कोएफिशिएंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि नॉन ऑप्टिमल? बेसिक वेरिएबल के कोएफिशिएंट होते हैं या नॉन बेसिक? मिनिमम मैक्सिमम छोड़े उसको, सिर्फ ये बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स बताते हैं कि ये ऑप्टिमल है या नॉन ऑप्टिमल। बेसिक के 0 होते हैं, ये देखो उधर से आंसर आया। बेसिक वेरिएबल्स के तो कोएफिशिएंट 0 होते हैं। आप एम टेक्निक लगाते थे, -100 को 0 करते थे। मैंने एक्सेस से क्वेश्चन पूछा, वो बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट, इसका मतलब है नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट्स अगर मुझे पता चल जाए, अब मैं वहां से डिसाइड कर लूंगा कि ये मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। और मिनिमम प्रॉब्लम में, सारे कोएफिशिएंट्स कौन से होने चाहिए ऑप्टिमल लेवल? नेगेटिव। आपका गुड नेम दोबारा बताए। तो देखिए इनको अभी तक सारे कॉन्सेप्ट, आपका रिस्पांस इतना क्विक होना चाहिए जिस तरह से इनका है। तो आपको नेगेटिव जो है, पहले नॉन बेसिक अटैक करने और उनके कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने। इधर कैलकुलेट करने, उधर तो नजर आ जाते थे, इधर कैलकुलेट करने हैं। उनमें से अगर कोई एक भी पॉजिटिव हुआ, इट मींस सॉल्यूशन इज नॉन ऑप्टिमल। अब उसके लिए एक मेथड यूज होता है। अब हमने कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने हैं, शायद मैं कंप्लीट ना करूं, थोड़ी सी बात करूं, कोई और क्लास भी हो सकती है, चलो खैर छोड़े। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, तो जरा सीखें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या होता है।
हमने मल्टीप्लायर्स यूज करने हैं। हर सप्लाई के अगेंस्ट एक मल्टीप्लायर लूंगा मैं। साइलो 1, जितने भी साइलोज होंगे उनके लिए मैं यू लूंगा, रो के लिए सब्सक्रिप्ट लूंगा आई, यू आई, और जो मेल्स हैं उनके लिए मल्टीप्लायर लूंगा वी। तो 4 मेल्स हैं, कितने मल्टीप्लायर में V1 V2 V3 V4, और 3 साइलोज है U1 U2 U3। ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाने। ये जो मल्टीप्लायर्स हैं, फिर बात किसी और जगह चली जाएगी, टाइम नहीं है। ये जो मल्टीप्लायर्स हैं ये आपके डुअल वेरिएबल्स होंगे। अभी डोज को जरा हल्का रखते हैं, जब आप सीख जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा ये डुअल वेरिएबल्स कैसे। चलिए, मल्टीप्लायर्स अटैच कर दिए हर एक के साथ। आपने मैंने साइलो के साथ U1 U2 U3 और ये V1 V2 V3। ये मल्टीप्लाई जब कैलकुलेट करने हैं, इनको कैलकुलेट करने हैं, वो बेसिक वेरिएबल से कैलकुलेट हो। मल्टीप्लाइज याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बेसिक वेरिएबल से कैलकुलेट हो। देखिए, फॉर ईच बेसिक वेरिएबल मल्टीप्लाई सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो आपका ये जो बेसिक वेरिएबल है x11, उसमें रो क्लियर हो गई 1, कॉलम 1 ij क्लियर। तो अब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, U1 प्लस V1 इक्वल टू C1j। ये C1j कॉस्ट है। तो मैंने वो तमाम बेसिक वेरिएबल्स लेने, ये बेसिक वेरिएबल यही है, और इस कंडीशन को उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या बना, रो 1 कॉलम 1, U1 V1 C11, और C11 हमें पता है 10, U1 U2 नहीं हमें पता, वो कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन पे दूसरा बेसिक वेरिएबल ये है, ये है x12। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, U1 V2 इक्वल टू ये 2। मैं लिख सकता हूं सारी, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, और आर्बिट्रेरीली किसी एक वेरिएबल को 0 ले लें, पुट करें, ये ट्रेल आपको सारे वेरिएबल दे देगी। वो कैसे, लेकिन वो किसको 0 पुट करना है, वो सिर्फ U मल्टीप्लायर सप्लाई वाले को, V को नहीं करना। ये मेथड का पार्ट है। तो U1 U2 U3 किसी को भी 0 ले ले। मैं ले रहा हूं U1, इधर दोनों 0 पुट करें तो V1 V2 निकल आएगा, नो इशू। U2 V2 निकल आएगा, इधर प्लेस कर सकता हूं, प्लेस किया, 7 - 2 U2 भी आ गया। U2 U2 5 है, ये 5 इधर, जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो आगे आगे प्लेस करें। 9 - 4 ये भी आ गया। ये आपको सारे मल्टीप्लायर मिल जाएंगे। इन मल्टीप्लायर को U वाले इधर लिख दें और V वाले इधर लिख दें, वो साथ लिखे रहने दें, ये मल्टीप्लाई इधर प्लेस करें। अब ये आपको वो जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके Z रो के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कैलकुलेट करके बताएं। कितने, 2 मिनट और, उधर से इजाजत ले लें। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, इजाजत है सर। इजाजत है। ये कंडीशनल है अनकंडीशनल, अटेंडेंस वाली इजाजत तो नहीं? नहीं नहीं सर, अनकंडीशनल सर, अनकंडीशनल। नॉन बेसिकली रूल देखिएगा, यहां से कैलकुलेट होंगे। नॉन बेसिक के कोएफिशिएंट्स इस फार्मूला से आपने कैलकुलेट करना है। और वो क्या है, नॉन बेसिक कौन सा है पहले बताएं? 1/1। ये एम्प्टी सेल्स नॉन बेसिक होते हैं, तो ये बनेगा U1 माइनस V3 माइनस 20। और अभी हमें U1 और U2 सारी वैल्यूज का पता चल गया है। तो जब मैं इस सेल के कोएफिशिएंट देखने हैं तो मैं कह रहा हूं 0 + 4 - 20, यही फॉर्मूला बनेगा ना। देखें, U1 + V2 माइनस, तो आपने इसके जो कोएफिशिएंट देखने हैं वो ऐसे होगा, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू माइनस ये। देखिएगा, फॉर नॉन बेसिक x13 पहले वो आइडेंटिफाई कर ले, और ये देखें 0 + 4 तो -16। इसको ऐसी जगह लिख दें कि हमें पता रहे हर चीज का। तो आपके इसके लिए मैं जगह ये ले लेता हूं, ये कॉर्नर खाली पड़ा,
ये मैंने क्यों नहीं कैलकुलेट किया? ये सबा ने पहले आंसर दिया था, ये 0 था। बेसिक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट थे वो 0 होते हैं, तो वो 0 था इसलिए उनको जरूरत था नॉन बेसिक। अब इसका कैलकुलेट करना है, कैसे निकलेगा? ये वेरिएबल है 1 4, 0 प्लस 15 माइनस 11, 4 कर दिया। अब इसको देखना है 2 1, नो इशू। एक पॉजिटिव आ गया मींस पता चल गया ये ऑप्टिमल नहीं है। ये वो कोएफिशिएंट है, ये जेड रो के कोएफिशिएंट्स आ रहे, सारे नेगेटिव होने चाहिए थे, यही बात हुई थी। एक पता चल गया ये ऑप्टिमल नहीं। और कौन सा ऑप्टिमल लेना है अगर और भी पॉजिटिव आ गया? मोस्ट पॉजिटिव। चले ये देख, ये तो नहीं कैलकुलेट करनी, ये कैलकुलेट करनी। 3 1, 3 प्लस 10 माइनस 4, एक और पॉजिटिव आ गया। सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट हो गए। अब आपका एंटरिंग वेरिएबल कौन सा? मोस्ट पॉजिटिव वाला। और वो कौन सा वेरिएबल है? 9। वेरिएबल का नाम बताएं। 3 1 x 3 1। इट मींस ये जो एम्प्टी सेल है ये एंटरिंग होगा और ये बेसिक बनेगा, इधर कोई वैल्यू आएगी सप्लाई वाली, और एक लीव करेगा। वो लीव करना अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो जो लीव करेगा वो किन में से? इन में से कोई लीव करेगा, वो एम्प्टी हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। क्या नहीं, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव हमने देखने सारे नेगेटिव है तो ऑप्टिमल है। अगर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं तो मोस्ट पॉजिटिव को एंट्री। तो आई थिंक समझ आ गया। थैंक यू। हाँ जी, अटेंडेंस वाला